वेलकम टू ज़ेबा स्टोरी बुक। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, पिछले एपिसोड में ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए आप सभी ने कंप्लेन किया था। सॉरी फॉर दैट, बट उस एपिसोड को मैं दोबारा अपलोड नहीं कर सकता। जिन्होंने पिछले एपिसोड नहीं सुना है, प्लीज ऑडियो म्यूट करके टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। दिव्या के घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी। अग्रिम तुरंत ही गाड़ी से बाहर आया और दिव्या के घर की घंटी बजाई। मीटिंग चल रही थी, पर अग्रिम का दिमाग आयत पर ही अटका था। वो वहां होकर भी वहां नहीं था। संकल्प ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया। कहाँ खोया है? अग्रिम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर उठते हुए बोला, यहाँ तू संभल ले, मैं घर जा रहा हूँ। घर? ऐसे अचानक? तबीयत ठीक नहीं लग रही, कहकर अग्रिम आगे बढ़ गया। तबीयत? क्या हुआ है तुझे? डॉक्टर, तू अपना काम करना, देख लूंगा मैं। संकल्प अपनी बात पूरी कर पाता उसके पहले ही अग्रिम ने गुस्से से कहा और बाहर निकल गया। दिव्या और आयत एक दूसरे को देखकर हंस रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। दोनों ने चौंक कर उस ओर देखा। अग्रिम को वहां देख दोनों हैरान थी। वहीं अग्रिम बारी बारी दोनों के चेहरे देख रहा था, जैसे कुछ अंदाजा लगाना चाह रहा हो, पर दोनों ही के चेहरे पर मुस्कान थी, परेशानी जैसे कोई भाव नहीं। आप यहाँ? आयत ने पूछा। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो। अरे लेकिन आयत कुछ बोलती उसके पहले ही अग्रिम उसे लिए कमरे से बाहर निकल गया। अरे क्या हुआ है? ऐसे कैसे? दिव्या उनके पीछे आते हुए बोली। अग्रिम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आयत को लिए आगे बढ़ गया। एक मिनट रुकिए तो, पहली बार आए हैं जीजू, कुछ खाकर तो जाइए, दिव्या ने सामने आकर कहा। अग्रिम के कदम ठहर गए। उसने आश्चर्य से दिव्या की तरफ देखा। एक कप चाय ही पी लीजिए, दिव्या ने कहा। उसका ये रवैया देख अग्रिम कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया और आयत को लेकर बाहर निकल गया। दिव्या उसे जाते हुए देखती रही। दिव्या की माँ वहां आई। क्या हुआ? कौन था और आयत कहाँ है? वो चली गई। अरे ऐसे कैसे चली गई? मैं उसके लिए उसकी पसंद का खाना बना रही थी, दिव्या की माँ ने बाहर झांकते हुए कहा। तब तक गाड़ियां वहां से रवाना हो चुकी थी। गाड़ी में बैठी आयत लगातार अग्रिम को घूर रही थी। अग्रिम चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में बेचैनी थी कि कहीं आयत को दिव्या ने कुछ बता तो नहीं दिया, पर सामने से पूछे कैसे? और आयत भी कुछ बोल नहीं रही थी, बस घूर रही थी, तो इसका मतलब क्या समझे वो। कुछ देर बाद जब उससे रहा नहीं गया तो उसने आयत की तरफ देखकर कहा, इस तरह क्यों घूर रही हो? मिलना था मिला दिया न, रहने के लिए नहीं आई थी तो घूरना बंद करो। आयत ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे के आते जाते भाव देखती रही। अग्रिम ने अपनी आंखें भींच ली और चेहरा फेर कर बैठ गया। आयत चुपचाप उसे देखे जा रही थी। अग्रिम अपनी मुट्ठी बांधे सीट से टेक लिए आंखें बंद किए बैठा रहा, जैसे उसे कुछ फर्क न पड़ रहा हो, पर हकीकत तो कुछ और ही थी। आयत की खुद पर ठहरी नजरें बेचैन कर रही थी उसे। उसने अपनी आंखें खोली और तुरंत से आयत की तरफ घूमकर उसकी बाह पकड़ उसे देखने लगा। उसके नजर मिलाने के बावजूद भी आयत ने अपनी नजर नहीं हटाई, नहीं चेहरे के कोई भाव बदले। अग्रिम ने भी उस पर नजर जमा दी। आयत ने उसकी तेज चल रही धड़कनों को महसूस किया और बिना कुछ बोले उसके सीने से लग गई। अग्रिम की आंखें फैल गई। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, जड़ होकर रह गया था वो। गाड़ी शारदा निवास में प्रवेश कर चुकी थी। गाड़ी रुकी कि अग्रिम ने उसे खुद से दूर किया और बाहर निकल गया। आयत ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, खामोशियां हम भी समझते हैं चौहान साहब, बेफिक्र रहिए आप, हमें कुछ नहीं पता। वो भी गाड़ी से बाहर आई और घर के अंदर चली गई। कावेरी जी ने उसे देखा तो उसके पास आकर बोली, कहाँ से आ रहे हो दोनों? बिना बताए निकल गए। मैंने ढूंढा था आपको, पर आप दिखी नहीं, और आपके बेटे का फरमान था कि 5 मिनट में गाड़ी में मिलूं, आयत ने कहा तो कावेरी जी हंसने लगी और अपने हाथ में पकड़ी थाल से प्रसाद लेकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा ये प्रसाद लो और अंदर जाकर उसे भी दे दो। मैंने आवाज दिया पर सुना नहीं, सीधे अंदर चला गया। प्रसाद? हाँ, सुबह ही सुबह अग्रिम ने कुछ पैसे दिए मुझे। मैंने पूछा क्यों दे रहे हो, तो बोला मंदिर में प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, आशीर्वाद है किसी का जो गलती से मुझे मिल गया। बताओ, आशीर्वाद भी गलती से मिलता है क्या? मुझे तो समझ नहीं आता ये लड़का क्या बोलता है, क्या करता है। खैर, कहाँ तो चली गई थी मंदिर, कावेरी जी ने कहा तो आयत को याद आया दिव्या की माँ की आशीर्वाद वाली बात, शायद उन्हीं के दिए पैसे थे। वो कुछ नहीं बोली और प्रसाद लेकर अंदर चली आई।
अग्रिम गार्डन का दरवाजा खोल अपनी कमर पर हाथ रखे बाहर देख रहा था। आयत ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसके पास आई और उसकी तरफ प्रसाद बढ़ाते हुए बोली, चाची माँ ने वो अपनी बात पूरी करती उसके पहले ही अग्रिम उसकी ओर पलटा और उसकी बाह पकड़ दीवार से लगा दी। आयत उसके एकदम से ऐसा करने से हड़बड़ा गई। उसके हाथ से प्रसाद नीचे गिर गया। उसने अग्रिम की तरफ नजर उठाई जो क्रोध में उसी को देख रहा था। क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? करना क्या चाहती हो? मैंने पार्टी में जरा सा छू क्या दिया, इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया और अब खुद मुझसे चिपकती हो। आयत ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। उसके चुप रहने से अग्रिम का गुस्सा और बढ़ रहा था। मुंह में दही जमा रखा है, बोलती क्यों नहीं? नहीं बोलना, मुंह बंद रखना है तो अपनी आंखें भी बंद रखो। हर्ट नहीं करना चाहता तुम्हें तो मजबूर मत करो, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना अगर मैंने अपनी हदें तोड़ दी तो नजर उठा नहीं पाओगी कभी, मिलाना तो दूर की बात। कहते हुए अग्रिम ने उसके गाल से हथेली सरकाते हुए उसके बालों में उंगली फंसाकर उसका चेहरा अपने करीब कर लिया। आयत उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसने एक नजर उसे देखा और अपनी चेहरा ऊपर कर आंखें बंद कर ली मानो अपनी सहमति दे रही हो। अग्रिम ने उसे देखा तो आश्चर्य और क्रोध के मिले-जुले भाव उसकी आंखों में उतर आए और जबड़े कस गए। उसने उसके बालों में दबाव बनाते हुए उसका चेहरा पीछे कर दिया। आयत ने अपनी आंखें हल्के से खोलकर अग्रिम को देखा। अग्रिम की आंखों में क्रोध की लाली उतर आई थी। उसने आयत को हर वो वजह दी थी जिससे वो उससे नफरत करे, पर आयत का ये व्यवहार उसे आहत कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ कमजोर पड़ा वो जो आज आयत इस तरह उसे कमजोर कर रही है, भटका रही है उसे अपने लक्ष्य से। उसी समय उसके कंधे और गर्दन पर आयत की उंगलियों का सरकना महसूस किया उसने। उसके सीने में एक दर्द सा उठा। उसने तुरंत से आयत का हाथ पकड़ उसे दूर झटक दिया। आयत ने अपनी आंखें भींच ली, वहीं अग्रिम चेहरा फेर कर खड़ा हो गया। आयत ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो उसकी तरफ पीठ किए अपने माथे पर हाथ लगाए खड़ा था। कुछ पल बाद अग्रिम उसकी तरफ पलटा तो देखा वो बैठकर फर्श पर बिखरा प्रसाद उठा रही थी। अग्रिम ने उसे देखा और अपने जबड़े भींचकर कमरे से बाहर निकल गया। शाम के समय संकल्प घर के लिए निकलने लगा तो उसे अग्रिम का ध्यान आया। उसने उसे फोन किया तो पता चला वो शहर से बाहर है, कुछ काम आ गया था, कल तक वापस आएगा तो घर पर खबर कर दे। संकल्प हैरान हो गया कि ऐसे बिना बताए कैसे चला गया। खैर उसने कावेरी जी को फोन करके बता दिया और घर निकल गया। इधर आयत उसका इंतजार कर रही थी। कावेरी जी ने अग्रिम के न आने की बात उसे बताई। कई बार पहले भी ऐसा हो चुका है, पर जाने क्यों आज अग्रिम का ऐसे जाना खल रहा था उसे, पता नहीं क्यों एक बेचैनी होने लगी थी। बहुत सोच विचार कर उसने अग्रिम का नंबर डायल किया। अग्रिम गाड़ी में ही बैठा था। घर का नंबर देख उसने कॉल रिसीव किया, पर सामने से कोई आवाज नहीं आई। 2-3 बार हेलो करने के बाद वो कॉल कट करने को हुआ, तभी आयत की आवाज आई, कहाँ हैं आप? जहां भी है घर आ जाइए प्लीज। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। अग्रिम का दिल धड़क उठा। वो चुप ही रहा। कुछ देर की खामोशी को आयत ने ही फिर तोड़ा, आप सुन रहे हैं? ठीक है आप। उसकी बात ने न जाने क्यों अग्रिम की आंखें नम कर दी। हम्मा उसके मुंह से इतना ही निकला। आई एम सॉरी, मैं अब से बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी आपको। घर आ जाइए प्लीज, आयत ने कहा, पर अग्रिम ने बिना कोई जवाब दिए कॉल कट कर दिया। आयत हेलो हेलो करती रही पर फोन कट चुका था। आधी रात गुजर गई थी पर आयत की आंखों में नींद नहीं थी। रह रहकर मन बेचैन हो रहा था। आंखों में ही रात कट गई पर अग्रिम नहीं लौटा और नहीं कोई फोन ही आया उसका। सुबह वो उठकर बाहर आई और कावेरी जी से पूछा कि शायद अग्रिम ने उसे फोन किया हो, पर कावेरी जी ने मना करते हुए कहा, नहीं, कोई फोन नहीं आया, पर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएगा, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। हम्मा कहकर आयत अपने कमरे में आ गई। 2 दिन गुजर चुका था पर अग्रिम घर नहीं लौटा। आयत की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया उसे। वो अच्छे से जानती है कि अग्रिम के लिए उससे नफरत जताना आसान नहीं, ऐसे में हर वक्त वो उसे झुठलाने पर लगी होती। तोड़ना चाहती है नफरत के उस खेल को जिसमें अग्रिम ने खुद को बंद कर रखा है, पर इसमें वक्त लगेगा और वो शायद से जल्दबाजी कर रही है। 2 दिन बाद अग्रिम वापस आया, क्योंकि जिस दिन के इंतजार में उसने इतनी मेहनत की थी वो दिन आ गया था। वो घर आया पर न आयत की तरफ देखा और न ही बात की। कमरे में जाकर फ्रेश हुआ और राजेश जी के साथ निकल गया।
आयत के लिए इतना काफी था कि उसे देख लिया। वो पहले से इस कदर उखड़ा बैठा था, इस वक्त कुछ कहकर उसे हर्ट नहीं करना चाह रही थी। पूरा दिन अग्रिम राजेश जी के साथ बिजी ही रहा। वोट पड़ रहे थे, अब इंतजार करना था परिणाम का जिसके राजेश जी के फेवर में आना तय था। आखिर इन 3 सालों से अग्रिम ने इसी दिन के लिए तो राजेश जी को समाज सेवा के कामों में लगा रखा था कि लोगों के बीच उनकी छवि अच्छी बने, और जब ये समय आए तो राजेश जी के अच्छे कामों के फलस्वरूप जगत राज को एक और मात मिले जब उसकी कुर्सी उसका वर्चस्व छिन जाए उससे। इधर जगत राज जी ने अग्रिम को देखा तो उनकी आंखों में क्रोध उभर आया। मन तो हो रहा था कि ये किस्सा आज ही खत्म कर दे, पर खुद को शांत रखा क्योंकि इस समय यही सही था। अग्रिम और राजेश जी ने भी उन्हें देखा। अग्रिम जगतराज की तरफ बढ़ने को हुआ तो राजेश जी ने उसे रोका, पर उनकी तरफ देख अग्रिम ने पलकें झपकाई और बोला, अब डरने के दिन गए चाचू, तब कमजोर थे आप क्योंकि मैं छोटा था। आज नहीं, आज मैं ताकतवर हूँ और वो कमजोर। कमर झुक गई है और अब अकड़ भी टूटेगी। जगत राज जी की तरफ देखते हुए बोला और उसकी ओर बढ़ गया। उसके पास ही बैठते हुए बोला, अभी से तैयारी कर लो मुबारकबाद देने की। और हाँ, मेरी तरफ से जीत के जश्न में तुम्हें आमंत्रण है, आना जरूर। जगत राज जी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, अभी से जश्न में खो मत जाना बरखुरदार, अभी तो लंबा सफर बाकी है और रास्ते में एक्सीडेंट बहुत होते हैं आजकल। अग्रिम हौले से हंसा और बोला, एक्सीडेंट में बूढ़ी हड्डियां जल्दी टूटती हैं, ये तो वक्त बताएगा कि कौन टूटता है। शौक से इंतजार करो वक्त का, और हाँ, टूटने का भी, हड्डी के नहीं गुरूर के। ये गुरूर तुम्हारी तरह सड़क कर झाड़ू मार कर एकत्र नहीं किया हमने, खानदानी है, इसे तोड़ना तुम्हारे बस का नहीं। सही कहा, पर एक बात ये भी है, जगत राज रघुवंशी की झाड़ू मारकर ही सही, मेरा गुरूर मेरा खुद का कमाया है, पर तुम्हारा गुरूर तुम्हें तुम्हारे बाप दादा से खैरात में मिला है। अग्रिम चौहान जगत राज जी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। देख के जगत राज, सबकी नजर में आ जाओगे और मुझसे बदसलूकी का खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। और हाँ, इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं, शरीर के पुर्जे कमजोर हो जाते हैं। न अग्रिम टेढ़ा मुस्कुराया और पानी का ग्लास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, पानी पी लो, बोलकर सांस उखड़ गई होगी। इतना बोल वो अपनी जगह से उठ गया और एक नजर रघुवीर जी को देखकर राजेश जी के पास आ गया। शाम को राजेश जी घर लौट गए और अग्रिम काम है बोलकर चला गया। देर रात वो लौटा तो रोज की तरह आयत उसका इंतजार करते हुए बैठक में ही बैठे बैठे सो रही थी। अग्रिम ने एक नजर उसे देखा। आ जाइए प्लीज, अब से बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। आयत की कही बात उसे याद आई। वो उसके पास आकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे को देखते हुए मन ही मन बोला, बहुत कोशिश करता हूँ तुमसे बेअसर रहने की, पर तुम असर करती हो। टूटने लगता हूँ जब भी तुम्हारे आसपास होता हूँ। कमजोर बनाने लगी हो मुझे, पर मुझे कमजोर नहीं पड़ना है, कभी नहीं। जिस जंग को शुरू किया है मैंने, उसमें मैं किसी कीमत पर पीछे नहीं हट सकता और तुम मुझे पीछे खींच रही हो। मैं ये नहीं कर सकता। इस जंग के दो ही नतीजे निकलेंगे, जगतराज का झुका सर या फिर मेरी मौत, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बेकसूर हो फिर भी सजा पा रही हो। तुम्हें खुद से जोड़ा है क्योंकि मजबूरी थी, पर तुम्हें कभी खुद से जुड़ने नहीं दूंगा। नफरत करने की हर वजह दी है तुम्हें, पर बावजूद इसके तुम्हारी आंखों में एहसास देख रहा हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ नफरत करनी है तुम्हें मुझसे, ताकि मेरे बाद तुम्हें मेरे लिए कोई अफसोस न हो। आसानी से मूव ऑन कर जाओ तुम। अग्रिम ने उसे देखा और फिर बिना उसे जगाए वहीं छोड़ कमरे में चला गया। कुछ समय बाद खुद ब खुद आयत एकदम से जागी तो सब और देखने लगी। समय देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। वो वहीं सो रही थी। अग्रिम नहीं आया क्या रात में, ये सोचकर उसने सब और देखा और उठकर कमरे में आई। देखा अग्रिम सो रहा था। आ गए, पर मुझे जगाया नहीं। पहले तो ऐसा नहीं किया, किसी न किसी तरीके से जगा देते हैं, फिर आज क्यों नहीं। आयत ने मन ही मन सोचा और फिर एक तरफ लेट गई। सुबह जब अग्रिम की आंख खुली तो अपने सीने पर हाथ महसूस किया। उसने एकदम से चौंक कर देखा, आयत एकदम से उसके करीब सो रही थी। एक पल को उसके चेहरे पर उसकी नजर ठहरी, पर अगले ही पल उसका हाथ हटाकर झटके से उठकर बैठ गया। उसके इस तरह से उठने से आयत भी जाग गई। क्या हुआ, उसने अग्रिम की तरफ देखकर पूछा। अग्रिम ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर वॉशरूम में चला गया। आयत उसे देखती रह गई। तैयार होकर वो बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल गया। उसे बाहर निकलते देख साक्षी उसके पास भागते हुए आई और उसे रोकते हुए बोली, भाई 1 मिनट। क्या हुआ? कुछ पैसे चाहिए थे, कल से वेट कर रही हूं आपका। पैसे क्यों? अग्रिम ने पूछा।
कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट भी लेना और अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी तो शॉपिंग पर जाना है मुझे, साक्षी ने कहा। अग्रिम ने अपना कार्ड उसे देते हुए कहा, जो चाहिए ले लेना कहकर अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। साक्षी खुशी से चहकते हुए अंदर चली गई। दोपहर के समय वो संकल्प के कैबिन में आया। संकल्प ने उसे देखा तो चौंक गया और बोला, तू यहाँ? कुछ काम था? हम पिछले कुछ दिनों से तुझ पर एक्स्ट्रा वर्डन रहा है तो सोचा आज छुट्टी दे दूं। जा घर जाकर आराम कर। इस समय दिमाग खराब है? बहुत काम है, नहीं जा सकता, संकल्प ने कहा। काम मैं देख लूंगा, उसकी टेंशन तू मत ले। तू घर जा। अरे पर नहीं जाना, मुझे जरूरत लगेगी तो खुद चला जाऊंगा। अभी नहीं है जरूरत। जरूरत है ये मुझे पता है। चुपचाप से छुट्टी कर। अरे लेकिन। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या लेकिन? मैंने कहा न तो जा घर अभी के अभी। हो क्या जाता है तुझे कभी कभी? कुछ नहीं, तू भूल जाता है कि यहाँ का बॉस मैं हूँ, इसलिए याद दिलाना पड़ता है। चल अभी निकल, इसके पहले कि मेरा दिमाग और गर्म हो, जा यहाँ से। संकल्प ने उसे अजीब नजर से देखा और गुस्से से बोला, ठीक है जा रहा हूँ। हाँ तो जा न, अग्रिम ने कहा। संकल्प ने उसे घूर कर देखा और कुछ बोलने को हुआ पर फिर दांत पीस कर रह गया और अपना फोन उठाकर बाहर निकल गया। अग्रिम ने उसे जाते देखा तो हल्के से मुस्कुराकर अपने कैबिन में चला गया। पूरे रास्ते संकल्प अग्रिम के कारण गुस्से में रहा। इस तरह उसका घर भेजने का तुक उसके समझ में नहीं आ रहा था। ऑफिस में रहता है तो काम में खुद को उलझाए रहता है। अकेले घर पर बैठना क्या उसे नहीं पता कितना मुश्किल है उसके लिए। वो खुद में भन्नाया हुआ घर पहुंचा। गाड़ी पार्क कर वो घर की तरफ बढ़ा पर घर का ताला खुला देख वो वहीं ठहर गया। घर पर तो कोई नहीं है, फिर ये ताला किसने खोला? क्या माँ पापा वापस आ गए? पर वो तो 2 दिन बाद आने वाले थे, आज कैसे? इतना सोच वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा कि एकदम से ठहर गया। वो वापस आ गए, क्या कहूंगा उनसे? कैसे कहूंगा कि ये शादी रोक दें? क्या बताऊंगा उन्हें? ये सब सोचते हुए उसने अपने माथे से हाथ लगाया, फिर गहरी सांस लेकर कि जो हो बताना तो होगा, वो अंदर बढ़ गया। थूक निगलते हुए उसने अंदर कदम रखा और सब ओर देखने लगा पर घर में कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा कि दोनों कमरे में होंगे शायद। ये सोच वो कमरे की ओर बढ़ गया, तभी किचन से आवाज आई, शायद माँ होगी। ये सोच वो किचन की ओर बढ़ गया पर वहां उसकी तरफ पीठ किए खड़ी लड़की को देख उसका दिल धक से रह गया। दिव्या, बहुत धीमे से उसके मुंह से निकला। दिव्या हल्के से मुस्कुराई, फिर सीरियस चेहरा करके उसकी ओर घूमी। दिव्या को सामने देखकर संकल्प एक पल को ठगा सा रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि दिव्या वहां है। 2-3 बार अपनी आंखें मींचकर उसने देखा पर वो दिव्या ही थी। दिव्या ने उसे देखा तो बिना कुछ बोले किचन से खाना लेकर टेबल पर लगाने लगी। रसोई घर कोई ऐसे रखता है क्या? कोई सामान अपनी जगह पर नहीं है? ऐसे में मैं तो कभी खाना न बनाऊं, दिव्या बोली। संकल्प को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या सपना। दिव्या के पीछे आते हुए उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया कि छूकर देखे वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, पर उसी वक्त पर दिव्या उसकी ओर पलटी तो संकल्प ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। दिव्या ने उसे देखा। संकल्प में उसकी तरफ देखते हुए खुद की बाह पर चिकोटी काटी। दिव्या ने उसे देखा और बोली, इतने धीरे से काटने से कुछ पता नहीं चलेगा संकल्प राजावत, कहो तो मैं काट के बताऊं कि ये ख्वाब है या हकीकत? आप सच में हैं यहाँ? अच्छा नहीं लग रहा तो जाती हूँ, कहते हुए दिव्या जाने के लिए मुड़ गई। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। संकल्प ने उसका हाथ पकड़ लिया। दिव्या ने उसकी तरफ देखा तो तुरंत से हाथ छोड़ दिया और गर्दन झुका लिया। सॉरी। उसे देखकर दिव्या के चेहरे पर मुस्कान आई, जिसे तुरंत ही छुपाकर वो वापस किचन की ओर बढ़ गई। संकल्प ने देखा तो उसके पीछे जाते हुए कहा, आपने तो कहा था नहीं मिलना चाहती, फिर यहाँ क्यों आई? मुझे आपका फैसला मंजूर है, आपको मेरा सामना करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। उसकी बात पर दिव्या पिघल रही थी पर खुद को नॉर्मल कर मिठाई लेकर बाहर आते हुए बोली, शादी का कार्ड छप कर आ गया है तो सोचा आपको दे दूं। शादी का कार्ड? किसकी शादी का कार्ड? संकल्प ने हैरानी से पूछा। मेरी? आपकी? पर आपने तो मना किया था न? संकल्प ने सशंकित सा पूछा। आपको शादी से मना करने के लिए कहा था, मैं शादी नहीं करूंगी ये तो नहीं कहा, दिव्या ने उसकी तरफ देख सपाट लहजे में कहा। संकल्प का दिल धक से रह गया, लगा किसी ने शरीर से रक्त निचोड़ लिया हो। पर आपने आपने तो कहा था कि किसी और को ये हक नहीं देंगी, बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकले।
दिव्या ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर दूसरी ओर चेहरा घुमाकर बोली, हाँ, पर वो एक लड़की ने कहा था। मैं एक बेटी भी हूं और अपनी माँ की खुशी का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। फिर टेबल से कार्ड उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, आइएगा जरूर। संकल्प की आंखों में दर्द उभर आया और गला भी भर गया। उसने नजर उठाकर दिव्या की तरफ देखा और मन ही मन बोला, क्यों कर रही हैं ऐसा? माफ नहीं करना मत कीजिए, पर इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। कुछ कहा नहीं आपने? आएंगे न? दिव्या के सवाल पर संकल्प ने अपना चेहरा फेर लिया और नामे गर्दन हिलाकर बोला, नहीं। क्यों? ऐसे ही खामखा पी पाकर तमाशा करूंगा वहां और आपकी रुसवाई होगी। जाइए, खुश रहिए आप। खुद का कलेजा कड़ाकर अपने आंखों के किनारे साफ करते हुए बोला। संकल्प चेहरा फेर कर खड़ा था, पर दिव्या उसकी हरकतें देख रही थी। उसकी बातों पर टूटकर प्यार आ रहा था उसे। उसने कार्ड को उसके सामने करते हुए कहा, एक नजर देखिए तो कितना सुंदर है और नाम भी कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे सब्र को और मत आजमाइए दिव्या, प्लीज जाइए। संकल्प ने अपनी आंखें बंद कर ली। चली जाऊंगी, बस एक नजर कार्ड को देख लीजिए, दिव्या ने कहा। संकल्प ने अपने दर्द का घूंट पीकर उसकी तरफ देखा और बोला, तोड़ना चाहती है? देखना चाहती है मैं कैसे टूटता हूं? ठीक है, ऐसा चाहती हैं तो ठीक है। कहते हुए उसने उसके हाथ से कार्ड ले लिया और खोल कर देखने लगा। अक्षर झिलमिला रहे थे। अपनी आंखों में आई नमी को पलकें झपका कर सुखाया और पढ़ने लगा। वहां अपना नाम देखकर दिल धड़क उठा। उसने दिव्या पर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली। दिव्या ने बिना किसी भाव के उसे देखा, फिर प्लेट लगाने लगी। दिव्या जी, ये किचन में एक चीज सही जगह पर नहीं है। इतना सा खाना बनाने के लिए पूरा किचन एक करना पड़ा। माँ के न रहने पर सारे घर का हुलिया बिगाड़ रखा है। माँ माँ ने बुलाया आपको? ये कार्ड वो लोग ही लाए क्या? दिव्या जी, आई एम सॉरी, मैं उन्हें नहीं बता पाया, पर बता दूंगा। आपको किसी का मन रखने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। संकल्प उसके सामने आकर बोला। दिव्या ने उसकी तरफ देखा और प्लेट लगाते हुए बोली, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। दिव्या जी, आप माँ पापा के कारण ऐसा कर रही हैं? आप रुकिए, मैं अभी बता देता हूँ उनको। कहते हुए वो अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ते हुए आवाज देने लगा, माँ, पापा कहाँ हैं आप? बाहर आइए। पर कोई आवाज नहीं आई। उसने कमरे में झांक कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कहाँ है माँ पापा? संकल्प ने दिव्या की तरफ देखकर पूछा। घर पर नहीं है। कहीं बाहर गए हैं क्या? दिव्या, आप जाइए, उन्हें मैं समझा लूंगा। बिल्कुल समझा दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा कि उनका बेटा एक नंबर का ढक्कन है, लेकिन तब जब वो आ जाएं। ढक्कन आ जाए? वो आए नहीं क्या? फिर आप अंदर कैसे आई? ताला कैसे खोला? चाबी से, दिव्या ने सपाट ढंग से कहा। चाबी? पर मिली कहाँ से? एक तो माँ साथ ले गई और दूसरी मेरे पास है। फिर आप? कहते हुए उसे अग्रिम का जबरदस्ती घर भेजना याद आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, चाबी नहीं था। उसने दिव्या को प्रश्नसूचक दृष्टि से देखते हुए बोला, अग्रिम, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आपने अपने अब्दू दोस्त को मुझसे झगड़ा करने भेजा। ऐसे थोड़े होता है, लड़ना था तो खुद से लड़ते, दोस्त को भेजने का क्या तुक? कहते हुए दिव्या किचन की ओर बढ़ गई। अग्रिम आपके पास आया था? मैंने उसे नहीं भेजा। क्या कहा उसने? संकल्प उसके पीछे आते हुए बोला। बहुत कुछ कहा, धमकी भी दी कि मुझे उठवाकर मेरी शादी आपसे करवा देंगे। ये कैसा तरीका होता है किसी को कन्विंस करने का? उसने ऐसा कहा। पर क्यों? ये मुझे क्या पता। आप थोड़ा सलीका सिखाइए उन्हें कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है। वो ऐसा ही है, वो मुझसे भी ऐसे ही बात करता है। आपको उससे डरने की जरूरत नहीं, वो बस जुबान से टेढ़ा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं करेगा। दिव्या ने रूक कर उसकी तरफ देखा। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? ज्यादा कुछ बदतमीजी की क्या उसने? उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उसे लेकर कोई मैल मत रखिएगा मन में और किसी दबाव में मत आइए। आपके फैसले का सम्मान करता हूँ, कभी कोई जबरदस्ती नहीं होगी आपसे। आप जाइए, आप नहीं चाहती न, मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। तो किसके सामने जाएंगे? इतनी जल्दी कोई और पसंद आ गई क्या? दिव्या ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा। जी, संकल्प ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सॉरी, सॉरी बोलने आए थे आपके दोस्त। आप सच कह रही हैं? उसने सॉरी कहा आपको? हाँ, पर सॉरी भी कैसे बोला?
जैसे किसी ने गले पर चाकू रखकर कहा हो, बोल सॉरी नहीं तो काट दूंगा, हद होती है। संकल्प ने आश्चर्य से उसे देखा। और क्या कहा उसने? दावा कर रहे थे कि मेरे जैसी 1000 दिव्या मिल जाएगी उनके दोस्त को, पर मुझे दूसरा संकल्प नहीं मिलेगा। कहा कि गलती उनकी थी तो सजा आपको को क्यों, मैं आपको माफ दूं। प्रॉब्लम उनके कारण है तो वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। ऐसा कहा साले ने। हाँ तो इस तरह कोई बात करता है क्या? छोड़ूंगा नहीं साले को, बिल्कुल भी मत छोड़ना और थोड़ी तमीज सिखाना। साले ने सोचा भी कैसे मुझसे दूर जाने का, इसकी तो जान ले लूंगा। उसकी बात सुनकर दिव्या ने आंखें छोटी करके उसे घूर कर देखा, फिर उसके पैर पर अपने पांव से मारते हुए डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गई। आउच, आपने मारा क्यों? संकल्प अपने पैर पकड़ते हुए बोला। बदतमीजी की सजा है। पर मैंने कौन सी बदतमीजी की? आपने नहीं की, पर आपके दोस्त ने तो की, न समझा देना अच्छे से। आगे से मुझसे इस तरह बदतमीजी की तो सजा आपको मिलेगी, पूरी रात बेडरूम से बाहर रहना पड़ेगा। दिव्या ने हाथ में पकड़ी करछी उसकी तरफ दिखाते हुए कहा। संकल्प की आंखों में नमी के साथ चेहरे पर खुशी के भाव खिल गए। आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ, पर पहली और आखिरी बार, अगली बार अपने दोस्त को सिफारिश के लिए मत भेजना वरना माफी कभी नहीं मिलेगी। संकल्प का मन भर आया था और शब्द मानो मुंह में जम गए। ऐसे क्या देख रहे हैं, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आइए, खाना ठंडा हो रहा है, दिव्या ने डपटते हुए कहा। संकल्प ने अपना सर हिलाया और कमरे की ओर बढ़ गया। दिव्या ने एक नजर उसे देखा, फिर खाना लगाने लगी। संकल्प कुछ कदम चलकर रुका और मुड़कर दिव्या की तरफ देखा, फिर तेज कदमों से उसके पास आकर उसके गले लग गया। दिव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने भी उसकी पीठ पर अपनी बाहें कस दी। संकल्प ने महसूस किया तो उसे कस के जकड़ते हुए बोला, थैंक यू। कहना तो बहुत कुछ था पर जैसे कुछ सूझ नहीं रहा था, बस आंखें झड़ने लगी थी। हम पर शिकायत है। ये कैसा प्यार कि मैं नाराज थी और आपने मनाने की कोशिश भी नहीं की। नाराज होती तो जरूर मनाता, पर आप हर्ट थी और मैं आपको और हर्ट नहीं करना चाहता था। उससे अलग होकर उसके चेहरे को देखते हुए बोला। दिव्या ने उसकी तरफ देखती रही और बोली, कौन सा जादू जानते हैं मिस्टर राजावत की? आपका दोस्त तो छोड़ो, मेरी दोस्त भी कहती है कि मुझे आप जैसा इंसान नहीं मिलेगा। पता नहीं, पर मुझे यही दिव्या चाहिए, संकल्प ने भर्राए गले से कहा। और मैं नहीं मानती तो आपसे मिली यादें, संकल्प ने अपने आंखों के किनारे साफ करते हुए कहा। दिव्या ने उसकी तरफ देखा और उसका चेहरा अपने हथेली में भरकर उसके माथे को चूम लिया और बोली, दिव्या आपकी ही है। बस उसे रोकर शिकायत करना नहीं आता, पर वो चाहेगी अगर कभी वो गुस्सा दिखाए तो आप मनाएं उसे अपने उसी मीठे और इरिटेटिंग अंदाज में जैसे शुरुआत की मुलाकातों में मनाते थे। संकल्प ने उसे देखा और वापस से उसे अपने गले लगा लिया। पहली बार आपके घर आई हूं, अपना घर नहीं दिखाएंगे? कुछ देर अपने एहसासों में खोए रहने के बाद दिव्या उससे अलग होते हुए बोली। नहीं। दिव्या ने उसे प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। आपका घर दिखाऊंगा, आइए, कहते हुए उसका हाथ पकड़कर घर दिखाने लगा। फिर नीचे का एक कमरा खोलकर उसे अंदर आने को कहा और बोला, ये कमरा मैंने माँ के लिए तैयार करवाया था, शादी के बाद वो हमारे साथ ही रहने वाली थी ना। दिव्या का मन भर आया। उसने संकल्प की तरफ देखते हुए कहा, रहने वाली थी नहीं, रहेंगी बशर्ते वो मान जाएं। आप मनाएंगे तो जरूर मान जाएंगी। मैं मना लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप बस बताइए सब ठीक है न? दिव्या ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। आइए, आपको बाकी का घर दिखाऊं, कहते हुए उसे बाहर लाया, फिर उसकी आंखों पर हाथ रखकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। आंखें क्यों बंद कर रहे हैं मेरी? आगे सीढ़ियां हैं, मैं गिर जाऊंगी। मैं गिरने दूंगा तब न, कहकर वो उसे लेकर आगे बढ़ गया। ऊपर आकर उसने दिव्या की आंखों से हाथ हटा दिया। दिव्या ने आंखें खोली। दरवाजा खोलिए, संकल्प ने कहा तो दिव्या ने कमरे का दरवाजा खोला। काफी बड़ा और बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला खूबसूरत कमरा था जिसमें अभी कुछ काम चल रहा था। दिव्या ने संकल्प की तरफ देखा। हमारा कमरा, संकल्प ने उसे देखते हुए कहा। उसका हमारा कमरा कहना दिव्या को गुदगुदा गया। उसने अपनी नजर हटा ली और खिड़की की तरफ बढ़कर उसे खोल दिया। नीचे सिर्फ 3 कमरे थे, काफी था, पर माँ यहाँ रहेंगी तो एक कमरा उनके लिए भी चाहिए, तो सोचा हम ऊपर शिफ्ट हो जाएं तो ये कमरा बनवाया। अब तक डेकोर वगैरह सब हो गया होता पर मैंने बंद करवा दिया था, कल से फिर से स्टार्ट करवाता हूँ ताकि आपके आने तक तैयार हो जाए, कहते हुए दिव्या के पास आकर खड़ा हो गया। दिव्या इस वक्त एक अलग ही एहसास से गुजर रही थी। उसने संकल्प की तरफ नहीं देखा।
संकल्प ने उसकी तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ उसकी उंगलियां छेड़ने लगा। दिव्या के पेट में तितलियां उड़ने लगी थी और पाँव मानो अपनी जगह पर जम रहे थे। आप आई हैं तो देख लीजिए, अगर कुछ अपने मन का करवाना हो। कमरा आपका है तो आपकी पसंद का हो, ज्यादा बेटर होगा, कहते हुए उसकी हथेली चूम ली। दिव्या की आंखें स्वतः बंद हो गई। सब ठीक है, नीचे चलते हैं, दिव्या ने उससे दूर होते हुए कहा। संकल्प ने उसकी तरफ देखा और बोला, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं न। दिव्या कुछ बोल नहीं पाई। संकल्प उसका हाथ पकड़कर पलंग पर लाकर बिठाया और उसके सामने बैठ गया। दिव्या की नजर इधर उधर घूम रही थी। संकल्प ने उसे देखा तो उसका हाथ थाम कर बोला, आप सोच भी नहीं सकती कि कितना बड़ा एहसान किया है आपने मुझे माफ करके। मैं वादा करता हूँ आगे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको। वो मैं आपको अब मौका ही नहीं दूंगी। अगर आज के बाद आपने कभी मुझसे झूठ बोलने का सोचा भी तो जैसे आपने अपने दोस्त को मुझसे लड़ने भेजा है न, वैसे मैं अपनी दोस्त को भेज दूंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसका गुस्सा बड़ा खराब है, पता है। लड़ती नहीं हैं, मुस्कुराते हुए सीधे गाड़ी जला देती हैं। और घर भी। और ज्यादा गुस्सा आए तो इंसान भी। वो भी मुस्कुराकर। दिव्या ने मुस्कुराकर कहा तो संकल्प हंस पड़ा। अग्रिम अपनी ऑफिस में फाइल चेक कर रहा था। पूरी तरह खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी आयत जहन में आ जाती। घर से निकलते समय जैसे वो उम्मीद भरी नजर से उसे देख रही थी कि अग्रिम देख ले उसे या कुछ बोले, जो उसने कनखियों से देखा था, पर आयत को इस बात की भनक नहीं लगने दी और चुपचाप निकल आया। उसने अपना सर झटका और व्यस्त हो गया। आयत अपने कमरे में ही बैठी सोच में गुम थी। मिश्का अपना काम कर चुकी थी और जो उसे पता चला था शॉकिंग था। अग्रिम का कहना सही था। राजीव पहले से शादीशुदा था जिसे उसके घर वालों ने मंजूर नहीं किया था, और जगत राज जी के रिश्ता भेजने के बाद लालच के कारण उन लोगों ने इस रिश्ते को हामी भर दी थी। पर सोचने वाली बात ये थी कि जब अग्रिम ने इस बात का पता लगा लिया फिर उसके घर वाले कैसे धोखा खा रहे थे। लेकिन इस सवाल का जवाब तो जगतराज जी और रघुवीर जी ही दे सकते थे। क्या कर रही हैं भाभी? कृषा ने अंदर आते हुए कहा। कुछ नहीं। पर तुम कॉलेज से इतनी जल्दी कैसे आ गई? आयत ने पूछा। क्या भाभी, कुछ दिनों से हुआ क्या है आपको? घर में रहती हैं पर लगता है कहीं और ही रहती हैं। भाई बिजी रह रहे हैं तो आपका मन नहीं लगता क्या? मिस करती हैं उन्हें इसलिए यहाँ होकर भी यहाँ से गायब रहती हैं? कृषा ने पीछे से उसके गले में बाहें लपेटते हुए कहा। अब क्या करूं? वो ध्यान ही नहीं देते, आजकल तो मेरा ध्यान उनमें ही रहता है। आयत ने भी उसी लहजे में गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखकर कहा। पॉइंट। पर सोचने वाली बात है, इतनी खूबसूरत बीवी पर ध्यान नहीं देने का क्या कारण हो सकता है? कहीं बाहर कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया, पता करना पड़ेगा, कहीं कोई शौतन तो नजर नहीं डाल रही हमारी रजिस्ट्री पे। आयत ने भी कृषा की तरह ही सोचने के अंदाज में कहा। कृषा ने उसकी तरफ देखा, फिर दोनों एक साथ हंस पड़े। वैसे आज बात क्या है जो इतना प्यार आ रहा है भाभी पे? कृषा को गाल पर हाथ लगाकर बोली। प्यार तो रोज ही आता है, पर कभी मैं अपनी स्टडी में बिजी होती हूँ तो कभी आप भाई में, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती। कृषा ने फिर से उसे छेड़ते हुए कहा और सामने आकर बैठ गई। अच्छा, फिर आज कैसे समय मिल गया ननद रानी को, या इतनी याद आई भाभी की जो कॉलेज बंक कर लिया? ओफो भाभी, आप घर में रहती नहीं क्या? बताया तो था, एग्जाम्स चल रहे हैं, आज छुट्टी थी तो हम सबने ग्रुप स्टडी का प्लान बनाया था। मैं और साक्षी वहीं गए थे। आयत के हाथ में तेल की बोतल थमाते हुए उसके पास जमीन पर बैठ गई। आयत मुस्कुराकर उसे देखने लगी और फिर उसके बालों में आइलिंग करते हुए बोली, फिर वापस क्यों आ गई? वहां से सबने शॉपिंग का प्लान बनाया। कल हमारी फ्रेंड वाणी का बर्थडे है तो सबको ड्रेस लेनी थी और गिफ्ट भी, तो सब चले गए और मैं घर आ गई। तुम क्यों नहीं गई? मुझे ये शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं, ऊपर से पहले से इतने कपड़े हैं तो बेमतलब क्यों थकूं? फिर इसी बहाने अपनी प्यारी भाभी के साथ टाइम पास कर लूंगी और सेवा भी करवा लूंगी। बढ़िया है, मीठा बोलकर फ्री की मजदूरी करवा लो। अब ये भी एक कला है जो सिर्फ कृषा को आती है, कृषा ने इतराकर कहा तो फिर से दोनों हंस पड़ी। शाम हो चली थी कृषा के साथ। आज आयत का समय कैसे निकला पता ही नहीं चला। कावेरी जी के आवाज देने पर दोनों चाय के लिए बाहर आई। सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे। साक्षी कहाँ है? कृषा शॉपिंग के लिए गई थी, आई नहीं क्या अब तक? नहीं, फोन करके पूछो कहाँ रह गई। जी कहकर कृषा फोन लगाने लगी।
इधर अग्रिम अपने कैबिन में बैठा रंजन के साथ किसी प्रोजेक्ट पर कुछ डिस्कशन में लगा था। उसका फोन रिंग हुआ। उसने अननोन नंबर देखा तो फोन कट कर अपने काम में लग गया, पर तुरंत ही फोन फिर बजने लगा। अग्रिम ने रंजन को रुकने को कहा और कॉल पिक किया। हेलो। जीत के जश्न में ज्यादा ही व्यस्त हो गए लगता है, फोन नहीं उठाते। आवाज सुनकर अग्रिम की त्योरियां चढ़ गई। क्या हुआ बरखुरदार, पहचाना नहीं क्या? रंजन को जाने का इशारा करते हुए अग्रिम बोला। रग रग पहचानता हूँ तेरी। ये सोच रहा था कि आज अचानक से मेरी याद कैसे आ गई। अभी से हार का डर सताने लगा क्या? अग्रिम की बात पर जगत राज जी धीरे से हंसे और बोले, मानना पड़ेगा, सपनों की उड़ान तो बहुत ऊंची भरते हो, पर याद रहे आसमानों में कब्जा हमेशा बास का होता है। उसे शांत उड़ता देख बेफिक्री महंगी पड़ती है, क्योंकि मौका पाते वो अपना शिकार झपट लेता है। मैंने कहा है न, किताबों से ज्यादा तुम्हें पढ़ा है। इस शिकारी को शिकार तक कभी पहुंचने नहीं दूंगा। बड़ा भरोसा है खुद पर। तुमने जगत राज को पढ़ा है, ठीक से समझा नहीं। बीवी की हिफाजत में लगकर बहन को भूल गए। साक्षी कहते हुए अग्रिम की आंखें फैल गई। समझदार हो, तुम्हारी बहन हिफाजत से हमारे पास है, पर ज्यादा दे। जगत राज, अगर साक्षी को कुछ भी हुआ तो? अग्रिम चिल्लाया। चिल्लाओ मत, गला दुख जाएगा। तुम्हें क्या लगा तुम वार पर वार करोगे और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमारे घर में घुसकर आयत से शादी करके हमारे गुरूर पर चोट की न तुमने? क्या लगा हम जाने देंगे? अपनी मान प्रतिष्ठा पर हम अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, तो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? तो सामने से लड़ न कायर। मेरी बहन को क्यों बीच में ला रहा है? बोल कहाँ आऊं? जहां कहेगा वहां आ जाऊंगा, पर मेरी बहन को छोड़ दे। आना तो पड़ेगा और आकर ले जाना अपनी बहन को, लेकिन सौदा पूरा करके। आयत को हमें दे जाओ और अपनी बहन को ले जाओ, वरना जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वो अंजाम होगा। हमारे गुरूर पर चोट हम सह गए, पर बदले में हमने चोट दिया तो सह नहीं पाओगे। बहुत कम समय है यकीन दिलाने के लिए कि हम सच कह रहे हैं। सबूत और पता दोनों तुम्हें भेज दिया है, देखो और हमारी अमानत लेकर पहुंचो। कहकर जगत राज जी ने फोन कट कर दिया और अपने सामने खड़े शख्स की तरफ देखकर बोले, वक्त आ गया है कि तुम अपना कर्ज चुकाओ। याद है न क्या करना है? जी। जाओ, तुम्हारा शिकार खुद चलकर आ रहा है। आने दीजिए, वापस नहीं जाएगा। कहकर वो शख्स वहां से चला गया। तुम्हें क्या लगता है शतरंज की चाल केवल तुम चल सकते हो? नहीं बरखुरदार, एक मोहरा हमने भी संभाल कर रखा था। सोचा नहीं था कि जरूरत पड़ेगी, पर तुमने हमारी सोच पलट दी। अब वक्त आ गया है उसे खेल में उतारने का। कहकर जगत राज जी खुद में हंसने लगे। इधर साक्षी का फोन नहीं लग रहा था, जिससे सब परेशान हो उठे थे। साक्षी के ड्राइवर को फोन किया तो वो भी फोन नहीं उठा रहा था। कृषा ने अपने सभी दोस्तों को कॉल किया। सबका कहना था कि साक्षी घर के लिए निकल गई थी। अगर निकल गई तो आई क्यों नहीं? सब परेशान थे। मिश्का ने आयत की तरफ देख उसे इशारे से अपने पास बुलाया। आयत उसके पास गई। मिश्का ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे में ले गई। क्या हुआ, ऐसे क्यों बुलाया? आपको कुछ बताना है मैम। क्या? मैम, साक्षी मैम का किडनैप हुआ है। क्या? आयत चौंक कर बोली। जी। और क्या? मिश्का के चुप हो जाने पर आयत ने पूछा। मिश्का ने पूरी बात उसे बताई। आयत ने हैरानी से उसे देखा और बोली, तुम सच कह रही हो? जी मैम। तुम्हें कैसे पता चला? जी सब परेशान थे तो मैंने अपनी तरफ से पता लगाने की कोशिश की और पता चल गया। ये क्या किया दादू आपने? आपके पिछले गुनाहों की भरपाई नहीं कर पाई अब तक, और अब आपने? आयत अपना सर पकड़कर बैठ गई। सर को बता दूं? मिश्का ने पूछा। हम्मा, आयत खोई सी बोली। मिश्का फोन लगाने लगी कि अचानक से आयत उसे रोकते हुए बोली, नहीं रुको। क्या हुआ मैम? उन्हें मत बताओ, इनफैक्ट किसी को भी मत बताओ। पर मैम, बताना तो होगा ना? नहीं, नहीं बताना। तुम्हें पता है न सब की कहाँ लेकर गए हैं उसे? जी। चलो, मुझे लेकर चलो, मैं लेकर आऊंगी उसे। मगर मैम आप कैसे? आपको कुछ हो गया तो हो जाने दो न, क्या फर्क पड़ता है? मैम। मिश्का, कैसे बताऊं? तुम नहीं जानती मिश्का, अपनी फैमिली के कारण मैं पहले से चौहान साहब की गुनहगार हूं, और आज अगर साक्षी को कुछ हुआ तो मैं उनसे नजर भी नहीं मिला पाऊंगी। प्लीज मदद करो मेरी, किसी को कुछ पता चले उसके पहले हम उसे लेकर आ जाएंगे। मैम, अगर मैं मान भी जाऊं तो भी आप यहां से बाहर नहीं निकल सकती।
कुछ सोचो न यार, कोई तो रास्ता होगा। मैम, आप पीछे से निकलकर किसी को नजर आए बिना गाड़ी में छुप सकती हैं? तब ले जा सकती हूं मैं बाहर। आयत ने सुना तो हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ। तुम बस गार्ड्स का ध्यान जरा भटकाओ, मैं छुप जाऊंगी। ओके, तुम बाहर निकलो, मैं जरा सबको रिलैक्स करके आती हूँ। कहकर दोनों कमरे से बाहर आए। मिष्का बाहर चली गई और आयत ने आकर कावेरी जी से कहा कि अग्रिम को फोन किया था, साक्षी उनको बताकर गई है। कहा, वो नहीं पता, बस इतना ही बताया और बोला कि फिर फोन न करें, वो किसी मीटिंग में हैं। कहकर वो कमरे में आ गई। प्लान के मुताबिक आयत जाकर गाड़ी में छुप गई और मिष्का के साथ बाहर निकल गई। कुछ आगे जाकर मिष्का ने गाड़ी रोका तो आयत डिक्की से निकलकर आगे आकर बैठ गई। उसने फोन निकाला और संकल्प को फोन लगाया। फुल रिंग जाने पर भी फोन आंसर नहीं हुआ। उसने 2-3 बार कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये आदमी कभी भी समय पर फोन नहीं उठाता। कहता है जब याद करेंगी हाजिर हो जाऊंगा, और जब याद करो तो पता नहीं किस लोग के भ्रमण पर होता है। अब क्या करूं, किसकी मदद लूं? आयत खुद में बड़बड़ाते हुए सोचने लगी। एकदम से उसकी आंखें चमकी और उसने नंबर डायल किया। सार्थक रुचिका के साथ हॉस्पिटल से घर के लिए निकल रहा था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बैठने के लिए कहा, तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन देखा, अननोन नंबर देख वो सोच में पड़ गया। रुचिका ने उसे फोन पिक करने के लिए कहा तो उसने फोन पिक किया। हेलो, हेलो भाई। आयु, जी भाई। कहाँ हो आप? शुक्र है कि तूने फोन तो किया, मुझे तो लगा था कि पता नहीं कभी फोन करेगी भी या नहीं। कितने समय बाद सुन रहा हूं तेरी आवाज। भाई वो सब बाद में, पहले मेरी बात सुनिए। क्या हुआ, परेशान लग रही है? आप कहाँ हो? हॉस्पिटल आया था, वो छोड़। तू बता सब ठीक है न? नहीं भाई, रायता फैला है, समेटने में आपकी मदद चाहिए। उसकी बात सुन सार्थक की आंख नम हो गई। आप सुन रहे हैं न भाई? आयु को उसके भाई के बैक सपोर्ट की जरूरत है। क्या करना है? सार्थक ने पूछा। आयत ने उसे कुछ बात समझाई और फोन रख दिया। सार्थक ने रुचिका की तरफ देखा। आप जाइए, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, रुचिका ने मुस्कुराकर कहा। पर अकेले? डोंट वरी, मैनेज कर लूंगी। सार्थक ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसके गाल थपथपाकर थैंक यू बोला, फिर गाड़ी में बैठ वहां से निकल पड़ा। तो दोस्तों, यह था 28वें भाग। 29वें भाग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए अगले एपिसोड तक इजाजत।